नमस्कार बच्चों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। हम लोग आज चलते हैं साइंस पर। और साइंस जो है हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीजें एक साथ आती हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे उठा करके फिजिक्स से। अब फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर हमारा है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी लाइट। अब लाइट में क्या क्या आने की संभावना है, तो सबसे पहले अगर आप करेंगे तो तीन चीजें तो बिल्कुल तैयारी करनी है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, ठीक। और फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम के नियम। उसके बाद आपका जो आता है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। और उसके बाद आता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अपवर्तन के नियम। अब इनको हम बताते हैं आपको। अगर आप समझाएंगे तो आपका तरीका क्या रहेगा। देखिए, रिफ्लेक्शन होने के लिए सबसे पहले, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसा मीडियम चाहिए, जैसे ये आपका मीडियम है, ओपेक है, होना चाहिए। अब ओपेक के बाद इसमें और क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए ये सरफेस इसका स्मूथ होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा स्मूथ है, लेकिन वो अब इसमें लाइट पड़ेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। जैसे इसका एक मैं इधर से देख रहा हूं तो इस बल्ब का जो है वो भी बन रहा है, इमेज भी तैयार हो रही, लेकिन उतना अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जैसे मिरर होता है, मिरर का सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। तो अब इसमें रिफ्लेक्ट होगी चीज, लेकिन पूरी तरह से दूसरी साइड में नहीं रिफ्लेक्ट होकर के जा पाएगी, क्योंकि यहां पर फिर कई रेज आती हैं और वो आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो रिफ्लेक्शन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो रिफ्लेक्शन के लिए इसलिए हम मिरर को बेस्ट मानते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब करते हैं या रिफ्लेक्शन करते हैं, तो ये मान लीजिए मिरर है हमारा, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका मिरर है और ये आपका नॉर्मल है। यहां से एक इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब आपको समझाएंगे, केवल लिखाना तो है नहीं। तो अब यहां पर क्या कहेंगे, देखिए पॉइंट कैसे बनते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट, ये पॉइंट है आपका। ये क्या हो गया, प्लेन यानी कि तल। जैसे बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो देख लें, ये क्या है, इंसिडेंट रे, यानी जिसको बोलते हैं आपतित किरण। हिंदी बड़ी अच्छी है, सीधे से कहते हैं आकर गिर जा, आपतित किरण। और ये परावर्तित किरण, यानी इसको रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये क्या है, परावर्तित किरण। अब यहां पर इसको अभिलंब बोलते हैं हिंदी में, अभिलंब। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी समझ लें। अब यहां तो साफ साफ दिख रहा है रिफ्लेक्शन क्या है। हिंदी में समझ लीजिए पहले कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी ओपेक मीडियम यानी कि जिसको कैसे, ट्रांसपेरेंट को हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी अपारदर्शी, यानी किसी अपारदर्शी माध्यम में, यानी ओपेक मीडियम में जब कोई लाइट रे यानी प्रकाश की किरण आती है, ये गिरती है उस पर, तो वह अपने माध्यम में वापस लौट जाती है और जितना कोण बनाते हुए आती उतना ही एंगल बनाते हुए जाती है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो अब इसको अगर इंग्लिश में लें तो व्हेन एनी लाइट रे लाई ऑन द ओपेक एंड स्मूथ सरफेस देन इट गो बैक अगेन इन सेम मीडियम। तो एयर मीडियम से आई, एयर मीडियम में चली गई, ये कहीं से उसमें घुसी ही नहीं, तो ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्ट।
रिफ्लेक्शन, केवल रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है, अब यही समझिए, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों कहां पर है, एक ही जगह पर है, एक ही पॉइंट पे है, तो यानी कह देंगे द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम पॉइंट एंड प्लेन, सबका तल एक ही है। तो यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल बिंदु पर स्थित होते हैं, तल यानी कि प्लेन। अब क्या बात आती है, अब ये एंगल जो बन रहा है ये अभिलंब से यानी नॉर्मल से, ये आई यानी, और ये क्या हो गया आर, आई क्या हो गया इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक, या अब परावर्तन कोण आपतन कोण के सदैव बराबर होता है, यानी आई इक्वल टू, यानी यहां ले सकते हो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये हो गया जाके। अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं अपवर्तन। अब ये आपकी एक ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही, इसको ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे जाने के बजाय ऐसे मुड़ गई, यानी ये यहां से ऐसे नहीं गई, तो ये हमारा आई हो रहा है, ये हमारा आर हो रहा है। जो भी एंगल लेंगे हम नॉर्मल से लेंगे, किससे लेंगे, नॉर्मल से, तो हम कभी गलत नहीं कर पाएंगे, गलत होगा नहीं। ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये हमारा क्या हो गई रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक, ये सॉरी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां क्या हुआ, अगर इसको देखें तो ये नॉर्मल है, ये मीडियम हमारा जो है ये एयर मीडियम है, इसको हम ये N1 बोल सकते हैं, और ये हमारा ग्लास है तो ये N2 है। अब मान लीजिए एक जो है ग्लास में जा रही है रेज, तो पहले तो अपवर्तन समझो, अपवर्तन है क्या, रिफ्लेक्शन, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक सघन विरल माध्यम से, यानी कि आप समझ लीजिए एयर मीडियम से सघन माध्यम में यानी डेंस मीडियम में जब प्रवेश करती है, तो वह सीधे ना जाकर के अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी व्हेन एनी इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू अ डेंस मीडियम, अब डेंस मीडियम क्या हो सकता है भाई, ग्लास है, वाटर है, कुछ भी है, तो वो क्या है डेंस मीडियम है, तो डेंस मीडियम में जब गई तो वो नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, दिस कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब यहां पर फर्स्ट लॉ क्या आया, अब देखो भाई यहां भी ये प्लेन है, ठीक, अब ये क्या है प्लेन है आपका, अब यहां पर ये पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट, तो यहां पर आकर के ये क्या हो रही है, यानी द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन सेम पॉइंट एंड प्लेन, बात वही हो गई, फर्स्ट लॉ वही हो गया जो किसका था, रिफ्लेक्शन का था, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल बिंदु पर स्थित होते हैं। अब इसके बाद क्या आ रहा है, ये यहां से, यानी द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द रेशियो ऑफ, ये कह सकते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन आर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कैसे हो जाता है ये देखिए जरा, अब आप इसको देखिए जरा, यानी आप लिख सकते हैं इसको साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कांस्टेंट आ जाएगा n, यानी साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये n जो है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे इसको, तो हमारा ये क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, ठीक है, तो ये कैसे होता है, इसको लिखते हैं यानी n इक्वल टू 1n2। इसका मतलब क्या हुआ, देखो फर्स्ट मीडियम था ये, इससे सेकंड मीडियम में आई, तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये हुआ हिंदी में। तो इसको हम लिख देंगे N2/N1, क्योंकि आपको हमें समझाना है। ठीक, अब एक फार्मूला इससे और बनता है, N=C/V। पूछ लेते हैं, कहेंगे ये बताइए, अगर एयर मीडियम में किसी लाइट रे की स्पीड इतनी है तो वाटर मीडियम में कितनी होगी? तो एयर मीडियम तो हमेशा ये सी ही रहेगा, ये क्या रहेगा? एयर मीडियम का। और नीचे वाटर है, ग्लास है, और कोई डेंस मीडियम है उसको ले लेंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात? इतना हो गया। तो हमारा यहां से अब जैसे हम लोग लिख देते हैं ANG इक्वल टू 4/3 ले लिया। ये क्वेश्चन टच करता रहता है अब, और 3/2, और ANW हमारा कितना है? 4/3। अब इसमें दो चीजें होती है, जरा समझिएगा, क्वेश्चन करने का तरीका अपना अपना हिसाब का है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछ रहा है GNW यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिस्पेक्ट टू ग्लास, और यहां पूछ रहा है WNG यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब भाई यहां लास्ट में क्या है? W यानी वाटर, तो वाटर वाले को पहले रखो, ANW/ANG, यानी क्या हो गया? 4/3/3/2। भाई इसका इससे मिलान कर दो, इसका इससे कर दो, तो कितना हो गया? ये 4×2=8/9, ये आ गया आपका। क्लियर हो गया? अब जब इसको करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? ANG/ANW, यानी इक्वल टू, ये कितना है हमारा? ANG 3/2/4/3। फिर वही काम, इनको इनसे मिलाओ, इनको इससे मिलाओ, 3×3=9/4×2=8, ये हमारा आ गया ये। क्लियर हो गया? ठीक, तो ये क्वेश्चन इतने ही आ सकते हैं इसमें। अब हमारा आ जाएगा, भाई हमारे पास दो फार्मूले निकलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा फार्मूला पहला जो दर्द देगा वो क्या देगा? मिरर का। अब यहां पर चीजें समझनी पड़ेंगी। अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, तो फॉर अ कंप्लीट इमेज द हाइट ऑफ मिरर। तो भाई कितनी भी हो, मेरी 5 फुट 5 इंच है, तो इसको इसकी आधा मिरर होना चाहिए, यानी हाइट ऑफ मिरर, ये ध्यान रखिएगा, हाइट ऑफ मिरर, इससे आप बहुत अच्छे से समझाएंगे, इक्वल टू 1/2 हाइट ऑफ इमेज। यानी कि अगर दर्पण की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट जो भी है उसकी हाफ हाइट लेंगे। ठीक, अगर 100 सेंटीमीटर है हाइट ऑब्जेक्ट की, तो 50 सेंटीमीटर हमें मिरर चाहिए, नहीं दर्पण की चाहिए। ठीक, और जितने डिस्टेंस पे रखी है इमेज उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। मैं ये प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, मैं प्लेन यानी समतल दर्पण। अब हमारा फोकल लेंथ ऑफ मिरर, यानी दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये। और अगर फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो ये क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर हो गया? कंडीशन अब कितनी आती है? 2 आती है। अब फार्मूला इसी में रखना है आपको, u हमेशा निगेटिव लिया जाएगा।
अब निगेटिव क्यों लेंगे? बहुत से लोग कहेंगे निगेटिव आप क्यों ले रहे हैं? निगेटिव इसलिए लेते हैं, जितनी भी चीजें फ्रंट में है मिरर के वो निगेटिव ली जाएंगी और जितनी बिहाइंड द मिरर है वो पॉजिटिव ली जाएंगी। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव का लफड़ा भी कुछ ऐसा ही है, यानी अवतल और उत्तल का लफड़ा ऐसे ही है। अवतल में हम अगर लेंगे जैसे कॉन्केव है ये और इधर कॉन्वेक्स है, तो दो तरह की इमेज बनती है। पहली इमेज क्या बनेगी? रियल। तो रियल के लिए हमारा यू वी एफ कॉन्केव में तीनों निगेटिव रहेगा, और इसमें क्या रहेगा? रियल के लिए हमारा यू निगेटिव में रहेगा और वी एफ हमारा पॉजिटिव में रहेगा। सबसे बड़ी चीज ये आ गई। और अगर वर्चुअल लेंगे यानी आभासी, जिसको रियल यानी वास्तविक, और ये क्या हो गया? वर्चुअल, आभासी, यानी जिसे को कहते हैं कल्पना। ठीक, इमेजिन करो। तो उस जगह पर ये हमारा यू एफ ये माइनस में रहेगा, लेकिन वी हमारा पॉजिटिव रहेगा। इसमें यू और वी हमारा निगेटिव रहेगा और एफ हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। हो गया हमारा रियल वर्चुअल का लफड़ा भी खत्म हो गया। ठीक, कैसे बनने हैं कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है? 2f, तो हम लिख सकते हैं f इक्वल टू r अपॉन 2। ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया, दे देंगे। आपने पढ़ रखा है, आज भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका तब भी हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ठीक, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ठीक, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है। एमसीक्यू के क्वेश्चन अलग से बनते नहीं है, उसी में से लिए जाते हैं और तैयार किए जाते हैं। अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल, कोई भी होगा तो अब समझ गए कैसे निकालेंगे। हमारी पावर जो आती है, पावर क्या होती है? P, पावर ऑफ लेंस जिसको बोलते हैं, ऑफ लेंस। ये क्या हो जाएगी? P इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और ये जो होता है ये किसमें होता है? मीटर में, यानी लेंस की क्षमता। अब यहां पर बात आएगी, हमको दो चीजें लिखनी होती हैं। अब ये भी एक एमसीक्यू का ही क्वेश्चन आएगा। अगर मान लीजिए आपको फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एफ। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है? 50 सेंटीमीटर कॉन्केव का है तो किस में लिया जाता है? माइनस में लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर लेंगे? इक्वल टू, ये तो मीटर में रहेगा तो ये सेंटीमीटर में, तो इसको हम क्या करते हैं? 100 सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, और ये एफ क्या हो गया? ये -50 कर देंगे। 0 0 5 2 जा 10, यानी -2 डायोप्टर। डायोप्टर इसका क्या है? यूनिट है। ठीक, आप जब चेक कराने जाते हैं अपनी आंखों को तो कहते हैं +2.5 डायोप्टर, +1 डायोप्टर, माइनस। अब हमको अगर दूर का जो है देखना होता है तो माइनस में लेकर जाते हैं, और नजदीक का देखना होता है तो किसमें लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। आप समझ लीजिए जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आपका हो गया। ठीक, समझ गए? अगर प्लस डायोप्टर है तो आप कहां? नजदीक में आपका दिक्कत हो रहा है, यानी क्या है? हाइपरमेट्रोपिया है। और अगर मायोपिया है तो माइनस में जाता है। माइनस का मतलब नहीं कि आंखें खत्म होने वाली है। ठीक है, अब यहां पर जो है अगर कॉन्वेक्स लेंस है, इन कॉन्वेक्स लेंस, तो मैंने क्या कहा? कॉन्वेक्स लेंस में हमारा अगर मान लीजिए 50 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? यानी मान लीजिए हम थोड़ा सा गड़बड़ ले लेते हैं, 30 सेंटीमीटर, तो ये F इक्वल टू हमारा प्लस में ही रहेगा। तो हमारा P इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये किसमें है? मीटर में है, तो यानी इसको 100 कर लें अपॉन 30 कर लें, तो ये हमारा 0 0 कैंसिल हो गया। हमारा कितना आ गया? 10/3, यानी +10/3 डायोप्टर। ये हो गया। अब ये किसके लिए आया? निकट के लिए। अब आप कहोगे अब इसी से मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया चले जाते हैं। ठीक, होता क्या है कि मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जब हमको नियरेस्ट क्लोज जो हमसे हैं चीजें, वो अगर हमको क्लियर विजन हो रहा है और डिस्टेंस की चीजें हमको क्लियर नहीं है,
तो वहां पर मायोपिया होता है। ठीक, अब सीधी सी बात है, अब मायोपिया क्यों हो गया? हमारी आंखों में जहां पर बनता है इमेज वो क्या है? रेटिना है। अब रेटिना से पहले अब इमेज बन जा रहा है, ठीक, तो क्या हो गया? तब दिक्कत होगी। ठीक, और रेटिना के बाद बनेगा तो हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। अब यहां हमारा बन रहा है तो हमारा रेटिना पे नहीं बन रहा है ना, तो हम जाके क्या करेंगे? सीधी सी बात, हम डिस्टेंस वाली चीजें लेंगे, यानी कॉनकेव लेंस का यूज होगा। कॉनकेव लेंस यूज होगा तो यानी माइनस डायोप्टर में आएगी। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या हुआ? एक हाइपरमेट्रोपिया होता है और कौन सा होता है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? तो प्रेस बायोपिया में सीधी सी बात है, हमको डिस्टेंस की चीजें क्लियर होती हैं लेकिन क्लोज की चीजें हमें क्लियर नहीं होती हैं। तो उस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? चेयर बाहर पड़ी तब तक आप देखो, तो उस समय हम क्या करते हैं? रखी हैं भाई, तो हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस की चीजें हैं तो उनको तो देख लेते हैं क्लियर, लेकिन नजदीक की चीजें नहीं देख पाते, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से, तो यानी प्लस डायोप्टर आ जाएगा उसका। तो क्या हो रहा है? वो बाहर बन रही है, यानी उस तरफ बन रही है हमको। जब उस तरफ बन रही है तो हमको नजदीक की चीजें, दूर की चीजें तो बढ़िया दिख रही है, यानी बिहाइंड द रेटिना हमारा इमेज बन रही है। होता क्या है भाई? ये बिल्कुल सक्रिय हो गई रेटिना, तो सक्रिय हो गई तो वहां पर नेत्र जो आई लेंस होता है सकरा हो गया, तो दूसरी तरफ बन रही है, तो दूसरी तरफ बन रही तो हमको प्रेस बायोपिया होगा। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? होता है क्या है, एक एज आती है 40 साल की, एक माना जाता है, डॉक्टर्स मानते हैं। उस समय क्या होता है? आपकी जो नसें होती हैं वो क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। जब ये लूज हो जाएंगी तो इनका जो आपकी फोकल लेंथ है वो इंक्रीज नहीं हो पाती, डिक्रीज नहीं हो पाती। क्योंकि पहले क्या होता है, हम लोग जब किसी चीज को नजदीक में देखना है और उसको आंखें फैला के देखो तो दिख जाएगी, लेकिन फिर आंखें फैला के आप देखो कि दूर नहीं दिख पाएंगी। और बड़ी दूर गांव में हमने देखा था, हम जाते थे, लोग कहते ए भैया देखो वो खड़ा है, तो मतलब ऐसे करें और आंखें बिल्कुल छोटी छोटी कर ले। जब हमने पढ़ा, क्योंकि छोटे थे तब तक हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा नहीं था, हमने पढ़ा तो हमको समझ में आया कि जब आंखें आपकी छोटी होती तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है और आंखें बड़ी होती तो फोकल लेंथ घट जाती है। तो जब घटेगी तो हम दूर की चीजें नहीं देख पाएंगे और जब बढ़ेगी तो हम नजदीक की चीजें, दूर की चीजें देख लेंगे। तो होता क्या है, तो इसकी वजह से, लेकिन उसमें डिस्टेंस की चीजें तो दिखती हैं लेकिन नजदीक की नहीं दिख पाती। चलिए, ये हो गया, आपके दो क्वेश्चन ये बन गए। अब एक होता है पावर ऑफ एकमेंडेशन। अब पावर ऑफ एकमेंडेशन क्या है? पावर ऑफ एकमेंडेशन जो होता है वो हमारा होता है कि प्रोसेस ऑफ एडजस्ट द आई लेंस, ठीक, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक, इसको, या पावर ऑफ एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकमेंडेशन, यानी जिसको बोलते हैं हमारी क्या कहते हैं, मतलब अगर हम नेत्र में जो है किसी अपने प्रकाश, सॉरी, आंखों को हम अपने जो है फोकस दूरी घटाने बढ़ाने की क्षमता, ठीक है, तो उसको हम पावर ऑफ एकमेंडेशन बोलते हैं, यानी जिसको बोलते, और आवर्धन क्षमता। अब रेखीय आवर्धन आता है। रेखीय आवर्धन जरा समझिएगा, कुछ चीजें होंगी आपको ऐसे दे दी होंगी न्यूमेरिकल में। कैसे? पहले तो ये समझ लीजिए, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच डैश अपॉन एच होता है। इसको हम लोग पहले पढ़ते थे, ये चीज जो है आई अपॉन ओ। आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज। ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको एस डैश और एस से हम कर लेते हैं। तो पहली बात तो आपका ये एम आ गया, यानी मैग्निफिकेशन। ठीक, मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो गया। अब बात ये आती कि अगर हमको कभी कभी कहेंगे कि इमेज ऑफ a concave lens is twice of object। अब फोकल लेंथ दे दी आपको, क्या दे दी? फोकल लेंथ दे दी। मान लीजिए आपको फोकल लेंथ दे दी, आपको f इक्वल टू 10 दे दिया, तो -10 लेंगे हम इसको।
वर्क करते हुए -10 लेंगे। हाँ, आंसर में हम कभी माइनस या प्लस नहीं लिखते हैं। इनके आंसरों में हम लिख देते हैं, अगर माइनस में वैल्यू आ रही है इमेज की तो हम लिख देंगे कॉनकेव में रियल है, और उसमें प्लस में आ रही है तो हम कह देंगे रियल है, ये लिखते हैं। लेकिन हम माइनस या प्लस में आंसर नहीं लेते, पॉजिटिव आंसर लिया जाता है। अब हमको नहीं मालूम है, हम क्या करेंगे, तुरंत लेंगे माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो इमेज जितनी है, तो यानी हमारी इमेज कितनी, माइनस वी अपॉन यू, एच डैश है, और ये क्या है, यहां दे रखा है इमेज ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की डबल है। ऑब्जेक्ट कितना h है तो 2h हो गई, और ये क्या हो गया h, h कैंसिल हो गया, u इधर ले जाओगे तो v इक्वल टू -2u हो जाएगा। इस तरह से करना आ सकता है लेंस में और मिरर में, दोनों में। तो हम क्या करेंगे, अब ये रख लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो बन रहा है, मान लीजिए कॉनकेव का है, तब भी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, हमारा ये 1/10 हो गया, माइनस में होगा, और इक्वल टू 1/v क्या हो जाएगा, यहां पर 2u रख लिया, और -1/-u। ठीक, अभी हमको मालूम ही नहीं है कि ये किसमें, या माइनस में ही रख लीजिए। हमारा ये कितना हो गया, यहां पर 2u आ गया, ये हो गया हमारा -1 और ये -2, और ये क्या हो गया -1/10। तो ये कितना हो गया, -1/10 इक्वल टू -3/24। ये तरीका है, सॉरी 2u है, सॉरी 2u। अब ये इधर चला गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2u इक्वल टू कितना आ गया 30, तो 2 15 जा, तो u इक्वल टू हमारा कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। तरीका मिल गया, यानी रियल क्वेश्चन पे हम जाते हैं, क्योंकि वो तो आप सिंपल जो क्वेश्चन है ये बता दिया, इससे आपका हो जाएगा, आपका वो हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि क्लियर इमेज किस पॉइंट पर आपकी तैयार होती, तो येलो पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं पीत बिंदु, यानी पीत बिंदु जो है में सबसे अच्छी में से आती, देखिए नहीं, अर्जुन को आंख दिख रही थी चिड़िया की, तो आंख दिख रही, तो यानी कि सीधी सी बात वो पीत बिंदु पर बन रहा है। अब आती बात कि हमारा जैसे और चीजें हो गई, क्या कहते हैं, पीत बिंदु का हो गया। अब इमेज हमारे कभी आपसे पूछा जा सकता है कि यहां पर जो आई लेंस होता है, ठीक, तो इसके पीछे क्या होता है, हमारे पास दो लिक्विड भी होते हैं, एक डेंस लिक्विड होता है, एक बिल्कुल लाइक वाटर होता है। तो लाइक वाटर जो होता है, देखिए जलीय द्रव कहते हैं उसको, और जो डेंस होता है उसको कचार द्रव बोलते हैं। तो ये कहाँ स्थित होता है, ये पढ़ना है आपको, ठीक, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका जैसे कि कलर्स क्या होते हैं, तो आई यानी आई के बारे में पूरा थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। अब इसके बाद कहां कहां इमेज कैसे बन रही है, अगर कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सॉरी आपका कर्वेचर पे रखा है, या आपका इंफ्लाइट पे रखा है, या फोकल लेंथ और कर्वेचर के बीच में है, तो ये चीज आपको देखनी है, उसकी इमेज कहां बनेगी, इसके थोड़े से आप डायग्राम भी तैयार कर लेंगे। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है इतने में, और कुछ बताऊं इसमें, ठीक है, मेरे ख्याल से जो प्रिज्म का था उतना ही आएगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन और हो सकते हैं। प्रिज्म है, तो प्रिज्म का आपको हम फार्मूला बता दे रहे हैं, प्रिज्म में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्रिज्म में आपके डेरिवेशन है नहीं, क्योंकि 10th है, इंटर में डेरिवेशन है। तो अब आप आते हैं यहां पर, प्रिज्म में हमारा होता है यानी रिलेशन बिटवीन मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रिज्म एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो यानी n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू होता है हमारा साइन डेलम प्लस a अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2, यानी n क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इंडेक्स
डेलम क्या है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक। और आपका ए जो है वो प्रिज्म एंगल है, यानी इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया। अब आप इसमें आराम से कर लेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए आपके पास है डेलम 60 है, सॉरी 30 है, ए 60 है, मान लीजिए आपको पास दे रखा है डेलम इक्वल टू 30, ए इक्वल टू 60, आप तुरंत आराम से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? एन इक्वल टू साइन 30 प्लस 60 अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2। अब ये इक्वल टू हो जाएगा, ये 60 30 90 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? साइन 45 और ये साइन 30। अब इनकी वैल्यू लिख लो, क्या है? 1/√2 और इसकी वैल्यू क्या है? 1/2। ये 2 आ गया आपका इधर, तो इक्वल टू क्या आ गया? 2/√2 और इसको रेशनलाइज कर लो √2 से, तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2√2 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, एन इक्वल टू हमारा कितना आ गया? √2 आ गया। ठीक बच्चों, क्लियर? हाँ, अब एक प्रॉब्लम आ सकती है आपकी, आ गया 40 डिग्री दे दिया, डेलम की वैल्यू 40 डिग्री दे दी, अब और प्रिज्म एंगल आपको 60 दे दिया, तो 60 40 कितना होता है? 100। अब आप बड़ा परेशान हो जाएंगे, अब कैसे करेंगे भाई, ये तो हो नहीं पाएगा। लेकिन उसके नीचे रखा होगा साइन 100 डिग्री की वैल्यू। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देंगे तो फिर वो चीज देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप परेशान ना होइएगा, इसको नोट कर लीजिए। यानी अपवर्तनांक और उसके बाद ये क्या है? न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं इसको हिंदी में, डेलम को क्या बोलते हैं? न्यूनतम विचलन कोण, और ये प्रिज्म कोण, ठीक। आपको कुछ हम बता देते हैं, पहले तो आपको डिफिनेशन कुछ बता दें। जो डिफिनेशन आपको तैयार करनी हो आराम से तैयार कर सकते हैं, कल तक का सुबह तक का टाइम है, आप तैयार कर सकते हैं। 6 घंटे भी अगर आप इत्मीनान से रीड करके जाएंगे तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज्यादा अगर आपने पूरे ईयर जो है आपने पढ़ाई कर रखी है, तो आपको एक बार एक रिवाइज करना है सरसरी आंखों से, ठीक। तो रिवाइज करने के लिए अब यहां पर जैसे कि आपका इंटेंसिटी ऑफ करंट, यानी धारा की तीव्रता। अब बहुत से बच्चे होते हैं इंटेंसिटी ऑफ करंट सुनते हैं तो वो कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं भाई। तो करंट और इंटेंसिटी ऑफ करंट की डिफिनेशन एक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, और इंटेंसिटी ऑफ करंट वी डिनोट इट बाय आई एंड द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो यानी कि धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को धारा विद्युत धारा या विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं, और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक हमारा एम्पियर है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि विद्युत विभवांतर या विभव, अब ये प्रॉब्लम है, यानी किसी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव कहते हैं। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, तो वर्क डन टू मूव एन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डिनोट किसे करते हैं? V से, यानी प्रदर्शित V से करते हैं, और इसका जो यूनिट है यानी कि मात्रक वो वोल्ट है। ये हो गया। आप क्या करें, एक तरफ चीजें लिख लें, एक तरफ उसके यूनिट लिख दें, आपको फायदा होगा, क्योंकि ये जो आते हैं आपके एमसीक्यू फंस सकता है, ठीक। अब बात आती है ओम्स लॉ क्या है? द करंट पासिंग थ्रू फ्रॉम अ कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर से एक करंट पास हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन अक्रॉस द कंडक्टर, यानी संपूर्ण जो चालक है, कंडक्टर में क्या होता है? चालक, उसका जो विद्युत विभवांतर उसके समानुपाती होता है। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि किसी चालक से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा उस चालक के संपूर्ण विभव या विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ओम्स लॉ जो कहता है वो कहता है V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा? RI। अब भाई ये R जो है, R क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, यानी नियतांक या स्थिरांक बोल सकते हैं, वैसे हम लोग हिंदी में इसको स्थिरांक बोलते हैं। अब
श्रुति मुदुल के आइए, जाइए जाइए जल्दी जाइए। अब यहां पर क्या हो गया, आर कांस्टेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ये होता है। फार्मूले आपको एक बार लिखा दे रहे हैं, देखिए फार्मूले क्या है, Q इक्वल टू एन ई, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एन, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी ई इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद Q इक्वल टू एन ई आ गया, तो एन इक्वल टू फाइंड करना, तो Q अपॉन ई आ जाएगा, ये फार्मूला हो गया, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, I इक्वल टू Q अपॉन टी है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा, और अगर n का फार्मूला ले लें हम, तो n इक्वल टू हो जाएगा आई टी अपॉन ई, ठीक, ये फार्मूला हो गया। अब इसके बाद फार्मूला हमारा आता है, देखिए V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक। अब ये आपको बता दें, जैसे Q का है कूलाम है, कूलाम, इसका एम्पियर है, इसका आपका क्या है वोल्ट, ठीक। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा, यानी ये भी हमारा जूल हो जाएगा, क्योंकि W आ गया, W क्या है, अब W यही से लिखा जाता है, तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल, मतलब वर्क इज द इक्वल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज सेम। अब यहां पर क्या हो गया, तो एक आ गया आपका वी आई टी, आई टी क्यों, ये क्यू का है, ठीक है। एक आ गया W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, जब ये रख देंगे। एक क्या होता है, W इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब पावर आता है, P इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी, अब W की वैल्यू रखते जाओ, ये हो गया। दूसरा इसका क्या हो गया, वी आई P इक्वल टू, ठीक, ये वॉट होता है, वाट। अब उसके बाद P इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर, और P इक्वल टू हो गया हमारा आई स्क्वायर आर, ये हो गया, ठीक, ये चीज हो गया। एक फिगर ऐसे बन के आया आपका, ये होता है ना, ठीक है। अब यहां ऐसे है, ये है, ये है, यहां ऐसे बना दिया, और उसके बाद ऐसे फिगर बना दिया। अब बोल रहा है, ये मान लीजिए 5 वोल्ट है, ठीक, ये यहां पर स्मॉल आर दे दिया 1 वोल्ट 1 ओम, और ये आपको 4 ओम दे दिया। अब बोल रहा है इसका करंट बताइए कितना करंट पास हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये V हम जो वोल्ट लिखा है, तो EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की भी जो है वही यूनिट होती है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है। तो यानी चाहे हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। अब ये आर तो रेजिस्टेंस हो गया, और ये आर क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको स्मॉल आर से, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से वो करते हैं। तो सीधी सी बात ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, और ये 4 प्लस 1 हो गया, यानी 5 अपॉन 5 इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1, और ये एम्पियर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, एम्पियर, ठीक। क्वेश्चन न्यूमेरिकल कई प्रकार के आएंगे, लेकिन आपको कई प्रकार से मतलब नहीं, आपको अपने प्रकार ठीक रखने, आप कैसे करते हैं ये देखना है, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं, तो ये हमारा आ गया 1 एम्पियर। अब इसमें टेंशन हमारा कोई नहीं, कोई टेंशन हमारा नहीं है। अब यहां पर जैसे दे दिया Q इक्वल टू 1 कूलम, और हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। हम तुरंत क्या कर लेंगे, N इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन E होता है, तो तुरंत करेंगे 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इसको ऊपर ले गए तो हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हटाया 10 आ गया, तो 10 इंटू 10 पावर 19 अपॉन 16। अब इसको हम क्या करते हैं 100 कर देंगे, क्योंकि 16 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 100 से डिवाइड हो जाएगा 16 से 100 डिवाइड हो जाएगा, इंटू 10 पावर, यहाँ पावर 1 कम कर दी क्योंकि एक जीरो यहाँ पर इंक्रीज कर दिया। तो जब जीरो इंक्रीज करेंगे तो प्लस की पावर कम होगी, डिक्रीज होगी, और अगर जीरो हमने इंक्रीज किया लेकिन माइनस की पावर है, तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो यहाँ कम हुई है, वहां अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये आता है लेस और मोर, ये प्रॉब्लम बड़ी है।
तो अगर पावर प्लस में आ रही तो लेस है, सॉरी हाँ लेस है, और अगर पावर माइनस में आ रही है तो मोर हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया n इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास दो फार्मूले आ जाते हैं, एक आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल होता है, ये हमको मालूम होना चाहिए, ठीक। और 1 किलोवाट, ये एमसीक्यू के हैं, ध्यान रखिएगा, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, क्लियर। तो ये हो जाएंगे। अब आ जाती पावर की हो गई। अब एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि यूनिट, हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसके लिए हमारा क्या है, ठीक। तो एनर्जी के लिए हमारा क्या होता है, इक्वल टू वाट इंटू आवर अपॉन 1000, इंटू डेज भी कर सकते हैं अगर डेज दे रखे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और हमारा कंज्यूम एनर्जी इसको बोलते हैं, कंज्यूम एनर्जी, यानी कि व्यय ऊर्जा, क्या हो जाएगा, व्यय ऊर्जा। अगर हम बेटा यहां किलोवाट लेंगे, अगर किलोवाट में दे रखा है तो इंटू आवर करेंगे, अगर डेज दे रखा है तो डेज लेंगे, नहीं तो डेज की कोई जरूरत नहीं, जबरदस्ती डेज नहीं लेंगे। अब यहाँ अपॉन 1000 नहीं किया, क्यों, वाट था ना, उसको किलोवाट बनाने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया था। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, पैरेलल में रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में एक क्वेश्चन बन सकता है। पैरेलल फार्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस आगे। अगर मान लीजिए वहां क्वेश्चन आ गया कि अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कंबाइंड हैं या कनेक्ट हैं, R1 और R2, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। हम फार्मूला ये लिख देंगे, गलत है। अगर हमने ऐसे लिख दिया 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो ये हमारा ऑप्शन ही नहीं है उसमें। हम क्या करेंगे, तुरंत इसका एलसीएम लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1, ये 1/r, तो हम क्या कर लेंगे, R को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। यही हमारा ऑप्शन वहां दे रखा होगा, क्लियर। एक चीज सीरीज में देखें, सीरीज में हमारा होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, अब आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहेंगे कि अगर जैसे 2, 3, 4 रेजिस्टेंस रखे हैं, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, तो बोलेंगे ये मैक्सिमम कब होगा। तो जब सीरीज में करेंगे, सीरीज में करेंगे तो मैक्सिमम होगा, और पैरेलल में करेंगे तो मिनिमम होगा। लेकिन अगर उसी जगह दे रखा है 0.2, 0.1 ओम, 0.2 ओम एंड 0.5 ओम, अब बोल रहा है कि बताइए ये पैरेलल में अधिक होंगे कि सीरीज में, तो पैरेलल में होंगे, क्योंकि 0.1 ओम क्या हो गया, 1/10 प्लस 1/5, और ये क्या हो गया, 1/2। अगर ये सीरीज में हम कर रहे हैं तो हमारा 10 आ रहा है, ये 1 आ गया, ये कितना आ गया, 2 आ गया, और ये कितना आ गया, 5, तो ये हमारा सीरीज में जब लेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, 8/10, यानी कि 4/5। अब देखिए, अब इसको पैरेलल में लेते हैं हम, ये सीरीज में लिया, पैरेलल में लें तो पैरेलल में क्या आ जाएगा, 1/1/10 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/2, ये यहां गया, ये यहां गया, ये यहां गया, ठीक। कितना हो गया, 10 प्लस 5 प्लस, ये अपॉन 1 करेंगे, कोई मतलब नहीं, इक्वल टू क्या हो गया, 10, 5, 15 to 17। अब क्लियर हो गई बात। तो थोड़ा सा दिक्कत है, हमारा दिमाग एक जगह चल रहा हो तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो गड़बड़ नहीं करना है, आप लोग को सही से करना है। फिगर कौन कौन से आएंगे, फिगर ऐसे आ सकता है,
और भी आप लोग फिगर देख लेंगे, अब इतना ज्यादा मत कीजिएगा। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले हम टच करेंगे इसको, इन दोनों को हम पैरेलल में पहले ले लेंगे, तो हमारा जो भी हो जाएगा वो आ जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए ये R1 है, ये R2, ये R3 और ये R4, तो इसका हम मान लेते हैं कि ये R डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R डैश। तो फिर हम इसको क्या कर लेंगे, R1 R डैश और ये सॉरी और ये हमारा R4। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सीरीज में हो जाएगा। सीरीज का मतलब देखिए, सीरीज और पैरेलल, हमारे यहाँ जो वायरिंग होती है, एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि वायरिंग जो घरों की होती है वो पैरेलल होती है कि सीरीज होती है, तो पैरेलल में होती है, ये ध्यान रखिएगा। सीरीज में जैसे हम झालर वगैरह लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं दीपावली वगैरह में, तो जो है उस समय आप देखते हो कि 25 बल्ब एक साथ चल रहे हैं। और सीरीज में एक प्रॉब्लम और होती है, बहुत अच्छी चीज है कि सीरीज में अगर 10 चीजें लग रही हैं तो उनकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि करंट तो सेम जा रहा है भाई, लेकिन पैरेलल में इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अगर एक ही कनेक्शन से आप 25 बल्ब अगर ऐड कर देंगे तो उतनी उसमें इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन अगर कनेक्शन अलग अलग हैं तो फिर उनकी इंटेंसिटी सेम होगी, ये ध्यान रखिएगा। ये भी एक क्वेश्चन एमसीक्यू का बन सकता है या छोटा बन सकता है। तो ये हो गए आपके, और एक फिगर ये आ सकता है, ऐसे आ गया, ए बी सी। अब ये कह रहा है इनके बीच, यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ बीसी। अब इसका मतलब ये नहीं केवल बीसी का कह देंगे हम, यहाँ बीसी पे मान लीजिए या हमारा ये क्या है 2 है, ये 2 है और ये यहाँ पर 4 है, तो बीसी का मतलब ये नहीं कि 4 हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीसी का मांग रखा है, एबी का भी वो कह सकता है फाइंड करो, एसी का भी कह सकता है फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, जिसका फाइंड करना उसको तो टच ही नहीं करना शुरुआत में, उसको टच करना ही नहीं है। इन दोनों को पहले हम सीरीज में ले लेंगे। किसमें ले लेंगे? सीरीज में। ये लीजिए सीरीज में, और फिर हमारा फिगर ये बन गया। सीरीज में लेंगे तो हमारा कितना आ गया, 2 2 4 और ये भी 4। अब पैरेलल हो गया तो 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, यानी इक्वल टू 1/2। क्यों? 4 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा हमारा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/r इक्वल टू आ गया, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ओम। अब क्लियर हो गई बात? ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा। और देखिएगा, अगर आपको लग रहा है अगर कहीं से, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, अगर चाहें तो। अब जो है हम लोग थोड़ा सा IUPAC पे आ जाते हैं, उसके बाद आपको बता देते हैं कौन कौन सी डिफिनेशन आपको तैयार करनी है, क्या तैयार करना है। ठीक है, अब आते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये सीधे सीधे हमारा क्लोरीन है, तो सीधी सी बात हैलाइड का आ रहा है। किसका आ रहा है? हैलाइड का। तो हैलाइड में हमारा क्या होता है, हेलो, हेलो एल्केन, इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। इसका IUPAC नेम क्या है? हेलो एल्केन। तो ये क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन है, कितने हैं, 1 2 3, यानी मेथ एथ ब्यूट सॉरी प्रोप, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। तो इसका ऐसे अगर जनरल नेम हम ले लें तो मोनोक्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का कितना है, सिंगल है, तो सिंगल है तो 1 यानी कि मोनो, सिंगल है तो 1 क्या है, मोनो क्लोरोप्रोपेन।
लेकिन अब हमारा क्लोरो कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो क्लोरोप्रोपेन अगर आप लिख देंगे तो आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्लोरोप्रोपेन। अब इसमें कुछ चीजें और है जो हमने अपने पास जोड़ रखी हैं। जैसे आपका आ रहा है, ये फर्स्ट था, तो ये क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन। इसको मोनो भी लगा सकते हैं, मोनो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंगल है, यहां पर यार कितना है, 1 है। अब यहां पर जैसे आगे आपको अब कितना हो गया, देखिए C का 2H5 और यहां पर क्या है, CHO, यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, यहां पर हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक, क्यों, अब ऐसा क्यों किया, देखिए 1 2 2 4, कार्बन को 4 चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लियर हो गया। अब हमारा ये देखिए क्या निकल रहा है, ये C के कितने हैं, 1 2 3, तो प्रोप तो हो गया, लेकिन अब है क्या, फर्स्ट पे हमारा ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3, ऐसे हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर CHO यानी कि कहां पर आ गए हम, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या लगता है, अल, तो अल हो गया, तो प्रोपेनल, क्या हो गया, प्रोपेनल हो गया। क्लियर, बात क्लियर हो रही है ना, कोई दिक्कत। अब यहां पर आ गया, जैसे आपका थर्ड है, अब ये, अब यहां देखिए कितने लगे, 3, कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट। अब कोवैलेंट बॉन्ड 3 है, तो सीधी सी बात है, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। यहां से हम नंबरिंग करेंगे, यहां से इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से नजदीक है, तो ये 1 2 3 इस तरह से करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पे क्या है, आइन हो गया, और प्रोपेन +1 आइन, यानी ऐसे लिखा जाएगा, प्रोपेन, या आप लिख सकते हैं प्रोप 1 आइन। ठीक, तो यानी क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया, क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद जैसे आपका लिख दिया गया फोर्थ, ज्यादा आपको तरीके बता दूंगा मैं अभी, SCC, ये मेरे यहां से, हाँ ठीक है। अब यहां पर क्या है, आप देखिए जरा, COOH, यानी किसमें आ गया, ओइक में आ गया। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, यहां पर 1 ले लेंगे, प्रोपेन 1 ओइक, और आप प्रोपोनेट भी लिख देंगे तो आपका क्लियर है। तो इस तरह वाले आपसे हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं होता क्या है, जैसे आ गया C, ये H, ऐसा, तो ऐसे वाले आप समझ गए हैं, जैसे आ गया CH3, CH2, CH2, CH3, और यहां पर आपका आ गया CH3, यहां पर आपका आ गया ऐसे, अगर ऐसे है आपका, तो यहां पर आप लेंगे, तो जिस तरफ हमारी शाखा है, यानी देखते हैं सिंगल बॉन्ड ही है, तो फिर हम देखते हैं कि ब्रांचेस कहां पर हैं, तो ब्रांचेस इधर है, तो यहां पर क्या हो गया, 1 2 3 4, तो यहां पर क्या हो गया, 2 मेथिल, क्या हो गया, 2 मेथिल। मेथिल क्यों किया, क्योंकि कार्बन का एक है मेथिल, और उसके बाद क्या हो गया, ब्यूटेन, क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब इसी जगह अगर हम बड़ा सा एक बना दें, CH3, CH2, 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 CH3, ऐसे कर दें, और यहां कर दें CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3,
हाँ, प्रॉब्लम आ गई है भाई। अब व्यक्ति कहेगा ये क्या हो रहा है, तो ये 1 2 3 4 5, तो यहां पर क्या हो गया, आप लिखेंगे 2 2 3 मेथिल, क्योंकि 3 पे मेथिल है, और इसको ट्राई मेथिल कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्राई मेथिल। कितने हो गए, 3 हो गए ना, तो ट्राई 4 होते तो टेट्रा कर देते, 2 होते तो डाई कर देते। क्लियर, ट्राई मेथिल, और यहां पे क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्लियर हो गई बात, तो इस तरह वाले भी हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए थोड़ा सा इधर उधर करके, मेरे ख्याल से और उस तरह के आते नहीं, एक ऐसे भी आ सकता है, जैसे कि आपका ये OH, अब ये सीधे द एल्कोहल है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कितने हैं, 1 2 3, यानी प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक, तो ये प्रोपेनॉल हो गया, लेकिन 1 ऑल, क्योंकि ऑल कहां पर है, 1 पे है। अब तो क्लियर, अब तो नहीं डर लग रहा है। ये क्या होता है, ऐसे क्या होता है, ऐसे, ये कौन सा स्टाइल है। ठीक, अब आपको हम बताते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। अभी जो फिजिक्स में बता दिया वो था, इधर ये बता दिया, और देखिएगा अगर आप लोग को कोई दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं। अब यहां पर आते हैं हम लोग छोटी छोटी चीजों पर जो हमको टच कर सकती हैं। एक मिनट उसका पेपर देना, वो भी हम आपको बताते जाएंगे। MCQ इसके देख लीजिएगा। देखिए थोड़े रिएक्शन आ सकते हैं, ठीक, रिएक्शन आप इसमें से ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों को बिंदु संरचना में संयोजकता से इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस या बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, दर्शा सकते हैं आप। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, अब देखिए आप बता दें, अगर जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है। अगर हम ऐसे देखें 287 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका ये ऐसे देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, ये हमारा हो गया, ये अलग हो गया। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट है तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड है तो सेकंड ऑर्बिट, 3s2 3p5, ठीक। एक तो ये हो गया। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं Cl-। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है Na+, और यहां कर दिया Na, बोले कंप्लीट, तो कंप्लीट का मतलब, प्लस का मतलब है इसने एक क्या किया, डोनेट किया है। तो डोनेट करने के बाद आपके पास भाई 11 रुपए थे, 10 रुपए आपने 1 रुपए डोनेट कर दिया, कितने बचे, 10 रुपए बचे, तो यानी एक कम है ना आपके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये समझ रहे हैं। लेकिन अगर इसी जगह आ जाए Cl- और ऐसे आ जाए Cl, तो आप यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्योंकि Cl का 17 था, और जब उसने एक रिसीव कर लिया तो 18 हो गया, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इधर कंप्लीट करना है ना, इक्वल करना है। ठीक, आप लोग इसी प्रकार से देख करके कि क्लोरीन कितना हो रहा है, कितना ये हो रहा है, आप तब अपना काम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे क्रियात्मक समूह दे रखे होते हैं आपको, CH3CO, अब यहां पर एक ऐसे दे रखा है, जरा देखिएगा, CH3CO CH2 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 CH3। अब ये सीधी सी बात, यहां पर इसको देखो, CO कार्बोक्सिलिक एसिड का है, सॉरी कीटोन का है, तो हो गया, तो ओन लग जाएगा, यहां पर क्या लग जाएगा, ओन लग जाएगा। ओन लगेगा तो कैसे, कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्सोनोन है ना, ओन लग गया, यानी ये ओन हो जाएगा। ठीक, ये कीटोन का है। अब उसके बाद जैसे CH3 CH2OH है तो अल्कोहल का हो जाएगा।
अभी एक और बता दे रहे हैं आपको, जैसे यहां लिखा है CH3 और यहां O लिख दिया जाए, सॉरी O CH2 CH3 कर दिया गया, ठीक। तो ये क्या है, ईथर का है, ये क्या है, तो यहां पर देखिए ये एथिल है, ये मेथिल है, तो आप इसको पहली बात तो ये ईथर का है, तो ईथर आप लिख देंगे अगर क्रियात्मक समूह मांगा गया है, और नहीं तो ये क्या है, एथिल मेथिल ईथर, क्योंकि इधर एथिल है, कार्बन के दो हैं, इधर एक है, तो एथिल मेथिल ईथर अगर नाम लिखना हो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल देना है आपको, संतृप्त, आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, यानी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, और आपको ये देखना है कि इसके जो क्रियात्मक समूह है जो कार्बन के, वो देखना है। अब कार्बन में आपको क्या करना है, डायमंड तैयार कर लेना है। क्या तैयार कर लेना है, डायमंड तैयार कर लेना है, यानी कि हीरा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कंब्यूशन क्या है, ज्वलनशीलता, समझिए जरा क्या क्या तैयार करना है, मैं बता रहा हूं आपको, आप नोट कर लें। ज्वलनशीलता, कंब्यूशन तैयार करना है, ठीक। कंब्यूशन के बाद आपको तैयार करना है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ठीक है। और आपको हीरा और ग्रेफाइट दो तैयार करने हैं। तो हीरे का जो वो होता है, तो उसमें कितने, 4 कार्बन, यानी एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं, इसी प्रकार से वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जो बहुत मजबूत होता है, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड यू आर अनेबल टू ब्रेक देम। लेकिन जब इसको बर्न किया जाता है, तो बर्न होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो ये सीधी सी बात, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपर रूप है एक तरह से। इसी तरह ग्रेफाइट है, लेकिन ग्रेफाइट इज लेस स्ट्रॉन्गर देन द डायमंड, और ये स्लिपरी होता है। कैसा होता है, ये स्लिपरी होता है, ठीक। आवाज थोड़ी स्लो रखो। तो ये क्या होता है, स्लिपरी होता है। कैसा होता है, ये स्लिपरी होता है। तो स्लिपरी होने की वजह से ये क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और ये 3 कार्बन से जुड़ा होता है, यानी, और इसमें जो आती है जैसे पेंटागन, हेक्सागन जैसी की एक आकृति इसमें तैयार हो जाती है। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद मैंने आपसे जैसे बताया कि इसमें कटायन अनायंस आपको तैयार करना है, ठीक। यानी कटायन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अनायन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको तैयार करना है। यानी इलेक्ट्रॉन का वृद्धि और इलेक्ट्रॉन की कमी, ये कटायन अनायन है, ठीक। उसके बाद आपको तैयार करना है जैसे मेटल और नॉन मेटल में मैं बता रहा हूं आपको, मैं भी आपको दे दूंगा इसके, वो खींच लीजिएगा, मोबाइल नहीं है, चलिए मेरे से खींच करके डाल दीजिएगा, ठीक है। इसमें मेटल और नॉन मेटल का है, तो मेटल और नॉन मेटल का मैंने आपको पहले जो है वीडियो मैंने डाल रखा है, मेटल और नॉन मेटल, अगर आप देख लेते हैं उसको, और कार्बन का, तो ये आपका केमिस्ट्री में उधर से आपका हो जाएगा। बाकी उसमें आपका बहुत कुछ है, आप उसको देख लें। एसिड बेस में आप देख लें, एसिड बेस में आप जैसे फिटकरी है, ठीक, उसका फार्मूला क्या है, ठीक। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, और जैसे बेकिंग सोडा है, ठीक, वॉशिंग सोडा है, क्लियर। इनके आपको फार्मूले देखने हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स, एसिड और बेस और एसिडिक जो है, जैसे हम लोग करते हैं, जैसे एसिडिक कोई चीज हो जाती है या बेसिक हो जाती है, तो स्ट्रॉन्गर एसिडिक और स्ट्रॉन्गर बेसिक जो है, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग, तो इतना ये मेटल्स नॉन मेटल्स में हो जाएगा। एसिड बेस में आप कर लेंगे जैसा मैंने बताया है। एसिड बेस में मैं आपको और बता दे रहा हूं क्या आप कर सकते हैं। एसिड बेस में, हाँ, केमिकल रिएक्शन में लिख लीजिए, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट, लिख लो, लिख लो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ठीक, डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन,
डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी? डीकंपोजिशन। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद आपका चीजें हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस कर लीजिएगा, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। अब यहां पर बात करते हैं हम लोग कि ब्लीचिंग पाउडर, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर प्यूरिफिकेशन, यानी वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज होता है वो आपको करना है। ठीक है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला भी देना है आपको। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला मैंने आपको कहा कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक, उसके बाद एलम, इनके आपको फार्मूले क्लियर रखने हैं। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए ये बात। ठीक है, आप नोट नहीं कर रही हैं? वाह माता जी। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू के लिए ये आपको बता दें, पीएच वैल्यू ये है, अगर निकालेंगे आप पीएच वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस और OH माइनस। ये मैं बता चुका हूं आप लोग को एक बार, ध्यान है कुछ? अब देखिए, जैसे दे रखा है यहां H प्लस का आपको दे रखा है, मान लीजिए H प्लस ही दे रखा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, दे रखा है मान लीजिए 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस लॉग ले लिया और यहां क्या कर लिया, 1 इंटू 10 पावर माइनस 6। आपको फार्मूला मैंने बताया था लॉग ए इंटू बी, यानी लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा, लॉग 1 प्लस लॉग 10 पावर माइनस 6। अब ये लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो गई। अब ये माइनस 6 है, तो लॉग ए की पावर बी फार्मूले में जा रहा है, इधर देखिए लॉग ए की पावर बी की फार्मूले में जा रहा है, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 6 इंटू लॉग 10। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस 6 इंटू 1 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये हमारा क्या है, एसिड है, यानी लेस देन 7 एसिड, मोर देन 7 बेस। और हमारा सॉल्ट H क्या मतलब 7 होता है, जैसे कि H2O है। अब सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में सबसे पहले जी आप देख लीजिए, NaCl हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट है, ठीक, H2O हम कहते हैं सॉल्ट है। क्यों है भाई, NaCl में क्या होता है, हमारे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 17 होते हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए ये Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये कंप्लीट कर लेगा अपनी लास्ट ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कंप्लीट कर लेगा। और 1 प्लस 1 आयन माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे, यहां पर आयनलेस हो जाएगा। आयनलेस क्या है, सॉल्ट है। अगर यहां पर देखें H2O में तो 2H प्लस O, अगर इसको देखें तो 2H यानी 2 1, ये प्लस का होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, क्योंकि माइनस 2 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 - 2 इक्वल टू 0, तो ये भी आयनलेस हो गया। तो ये क्या है, सॉल्ट है। ठीक, तो एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट वगैरह भी आता है, तो उसको हल्का सा आप पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बायो पे बात करें। बायो में आएंगे हम लोग, तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं तो लाइव प्रोसेस है। जैसे लाइव प्रोसेस में अगर बात करेंगे तो लाइव प्रोसेस में सबसे पहले तो पोषण, हिंदी में क्या बोलते हैं, पोषण। और जैसे एक प्रकार से न्यूट्रिशन बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसके बारे में हमको सही से पढ़ लेना है। अब बात आती है रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, यानी श्वसन और श्वासोच्छ्वास। हिंदी में समझ लीजिए, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर, यानी इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, रिस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। उसके बाद आपको इसमें जैसे कि व्हाट आर द स्टोमेटा, ये है। इसके बाद व्हाट इज द बाइल जूस। अब यहां पर आपको जैसे ATP, ADP एंड NADP, इसका आपको तैयार करना है।
क्या ध्यान करना है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडीपी का फुल फॉर्म, तो एटीपी का क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एएनडी एनएडीपी का क्या होता है, निकोटीन निकोटीनामाइड एडमाइन ड्राइक्लोटाइड फॉस्फेट। ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड और लिम्फ का यानी लसिका और रक्त में अंतर, रक्त और लसिका में अंतर हो गया। आर्टरी और वेन, आर्टरी क्या होती है, आर्टरीज carried away from the heart, they usually carry pure blood। आर्टरी माने होता है आपका जैसे धमनी और शिरा, आर्टरी को हिंदी में धमनी बोलते हैं और उसको शिरा बोलते हैं। अब धमनी का क्या है, सबसे पहले तो आर्टरी ये समझिए, आर्टरी क्या होती है, सक्रिय होती है, यानी क्या होती है, नैरो होती है, और ब्लड इसमें क्या होता है, प्रेशर देकर के फ्लो करता है, और ये क्या करती है, हार्ट से प्योर ब्लड कहां तक ले जाती है, ऑर्गन्स तक ले जाती है। लेकिन जब हम आते हैं वेन्स की, तो वेन्स हमारी क्या होती हैं, वो सीधी सी वाइड होती हैं, ठीक है, तो और उसके बाद उनमें इजी वे में ब्लड सर्कुलेट करता है, और उसके बाद वो क्या करती हैं, ऑर्गन से ब्लड को लेकर कहां पर आती हैं, हार्ट पे लेकर आती हैं। ये चीज हो गई। अब उसके बाद अगर मैं देखूं तो उसके बाद आता है कि पल्मोनरी, ये कहते हैं कि दे सकते हैं प्योर ब्लड फ्लो इन पाल्मोनरी आर्टरी और पाल्मोनरी वेन्स। तो वेन्स में, अब यहां थोड़ा उल्टा हो गया, पाल्मोनरी वेन्स में क्या होता है, प्योर ब्लड फ्लो करता है, और पाल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर। तो यानी कि आप कह सकते हैं शुद्ध रक्त पाल्मोनरी जो है शिरा में बहता है, और अशुद्ध रक्त पाल्मोनरी धमनी में बहता है। तो ये क्लियर हो गया। अब जैसे आपसे पूछा जाता है कि वर्क ऑफ ब्लड, तो वर्क ऑफ ब्लड में जब आप लेंगे ना, तो वर्क ऑफ ब्लड में आप सीधे कहते हैं, सीधी सी बात है, ब्लड क्या करता है, ब्लड जितनी भी चीजें आपकी होती हैं शरीर में, आप ऑक्सीजन को देखिए ब्लड जो फ्लो कर रहा है, तो वो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। हमको यहाँ से जाना है, दिल्ली जाना है, कानपुर जाना है, या गोरखपुर जाना है, बिहार जाना है, कहीं भी जाना है, तो हम क्या करते हैं, अपने लिए ट्रांसपोर्टेशन चुनते हैं, ट्रेन, प्लेन और बस। तो हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से ब्लड हमारे यहाँ जितनी भी पोषण चीजें होती है, जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें कई चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये है वो है, तो वो सारी चीजें कहाँ लेकर जाता है, वो लेकर जाता है हमारे ऑर्गन्स तक, हार्ट से, और उसके बाद क्या करता है, ऑक्सीजन को भी साथ में ले जाता है, ठीक है, उसके बाद लेकर आता है। अच्छा हाँ, एक चीज और तैयार कर लीजिएगा, अगर ब्लड की बात होती है तो ब्लड में हमको तीन चीजें यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में, उसके काउंट के बारे में करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो हमारे एमसीक्यू में आ सकता है कि प्लेटलेट्स की मिनिमम काउंट कितनी होनी चाहिए, तो 1.45 और 1.5 लाख होनी, 1.5 लाख होनी चाहिए, और 4.5 लाख तक के बीच की। आरबीसी की कितनी काउंट होनी चाहिए, डब्ल्यूबीसी की काउंट कितनी होनी चाहिए। अब आरबीसी की अगर काउंट अगर घटती है, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है, तो ये रक्ताल्पता इसको हिंदी में बोलते हैं, अनीमिया को। अब यहां पर आर्टरी वेन्स हो गया, ब्लड लिम्फ हो गया, ये आपका हो गया। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हार्ट, यानी महत्वपूर्ण कार्य किसके हैं, किडनी के क्या हैं, उसके क्या है, क्या नाम है, हृदय के क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका आ गया वेरियस टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, आपको करना है व्हाट डू यू मीन फ्रॉम ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ द सर्कुलेशन, यानी खुला और बंद संचरण, ठीक है। व्हाट इज द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन, और आपको मतलब देखना भी है। वैसे भी ये चीजें जो है, जो आज 10th में दे रखी हैं, ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो इनको आपको वैसे भी बड़ा क्लोजली पढ़ना चाहिए। अब इसमें रिस्पिरेशन एंड कंब्यूशन, ये भी कर लीजिएगा। रिस्पिरेशन क्या हो गया, देखिए आपको बता दें, जब आप लेते हैं तो रिस्पिरेशन क्या है, श्वासोच्छ्वास है, और कंब्यूशन क्या है, दहन, हिंदी में अगर बात करूं मैं, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, एक हार्ट का डायग्राम आ सकता है आपका, ठीक। उसके बाद आप आएंगे डिफाइन द सर्कुलर रिस्पिरेशन एंड डिपिक्ट और हाउ आर द वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, प्लांट में कैसे स्टेम होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल से वो ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद क्या है, ड्रा नेटल लेवल, मेरे ख्याल से ये मुश्किल है, मैंने लगाया है, कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग एक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का हो सकता है, लेकिन डिस्क्राइब द एक्सेसरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, बड़े क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन बड़े क्वेश्चन कहीं और से भी आ सकते हैं। व्हाट इज द मीन बाय द डाइजेशन, ये हो सकता है। ठीक, अब यहां पर आते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन वेरियस टाइप का कैसा है, और ट्रांसपीरेशन, गुटेशन, ये व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है 101%, आपके यहां आ रहा है। चलिए, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग जानते होंगे, जानती हैं, पढ़ लीजिएगा, केवल मुंडी हिलाने से ऐसे नहीं होता है काम। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल, ये भी है, अगर वो इधर से थोड़ा सा घूमता है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां कंट्रोल एंड कंडीशन, यहां पर एक चीज जैसे जीनोटाइप वगैरह है, मेंडल के बारे में भी आपको तैयार करना है, और यहां पर क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी नियंत्रण एवं समन्वय बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप यहां पर देखें, विच प्लॉट हार्मोन इज फाउंड इन गैसियस स्टेट, ये आपको देखना है, और स्टेट 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट हार्मोन्स, यानी प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं उनके 4 जो है आपको गुण बताने हैं, चारित्रिक गुण जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका है कि व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, अब ये मैंने लगाया है, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, प्लांट के यानी पौधों के हार्मोन्स क्या होते हैं, राइट नेम ऑफ एनी 3 प्लांट हार्मोन्स एंड आल्सो मेंशन देयर फंक्शन। अब ये बड़ा क्वेश्चन पढ़ने से क्या फायदा है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर बड़ा है, लेकिन इसका फायदा ये है कि उससे आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट भी मिल जाएंगे, तो इसको आप कर लीजिएगा। व्हाट आर डक्टलेस ग्लैंड्स, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का इंपॉर्टेंट तो है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे बायो के ऐसे भी तैयार होते हैं, जो आजकल की डिसीज चल रही है, जैसा चल रहा है थायराइड, आजकल आम सी बात हो गई है, हर 4 में से 1 या 5 में से 1 व्यक्ति को थायराइड का छोटा मोटा प्रॉब्लम बना रहता है, तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड आ सकता है। ठीक, तो व्हाट आर द डक्टलेस ग्लैंड, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये हो गया आपका। उसके बाद ग्लैंड, ये व्हाट इज द नर्व सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर, नहीं, अब मेंडल का जो इफेक्टिव लॉ है, मेंशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके बारे में, इसमें आप मेल एंड फीमेल के बारे में, ठीक है, उसके बारे में आप देख लेंगे, और पॉलिनेशन आप जरूर देख लीजिएगा, डिफाइन द पॉलिनेशन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में इसको कीजिएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही क्लियर कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से क्या है, जितने भी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आपके बनेंगे वो आप उसको मिल जाएंगे, और ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आपका उससे पॉलिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन छोटा सा या बड़ा सा हो सकता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपका आ रहा है फर्टिलाइजेशन, ये आप कर लेंगे। अब हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता, अनुवांशिकता यानी आपको कहते हैं फाउंडर ऑफ हेरिडिटी, कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अब इन्होंने किस, अब देखिए एक ये हो गया, हु इज द फाउंडर ऑफ द हेरिडिटी, इज ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद ये आ सकता है इन विच प्लांट ही मतलब डन हिज एक्सपेरिमेंट, तो किस पे आ जाएगा, ये पी के प्लांट पे इन्होंने किया था। अब उसी में कई चीजें और आती कि पी प्लांट में किया था, तो उन्होंने कैसे कैसे चीजें क्लियर हुई। अब इसमें भी डिफरेंस दे रखे हैं, फिनोटाइप जीनोटाइप में डिफरेंस आपको करना है। ठीक है, और हेट्रोगैसेस और होमोजिगस ये करना है आपको, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसमें डीएनए के बारे में, डीएनए और आरएनए, नेम और डिफरेंस। अब डीएनए क्या है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिकम, और हमारा आरएनए क्या है, रिबोन्यूक्लिकम। तो ये हमको इसके बीच के डिफरेंस को तैयार करना है। ठीक है, मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, व्हाई डिड, तो इसके बारे में आपको करना है।
और इसमें एक जो है अमैन ब्लड ग्रुप, एक मिनट, डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ, ये हो सकता है बड़ा क्वेश्चन अगर इसमें एक केवल पढ़ना है, वो भी डिस्क्राइब मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद एग्जांपल, ये आप कर लेंगे। और इसके बाद आपको हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको फैमिली से रिलेटेड दे दें कि फैमिली प्लानिंग के लिए क्या हो सकता है और क्या चीजें हो सकती हैं। तो बच्चों यहीं से हम लोग खत्म करते हैं और मेरे ख्याल से आप लोग बेहतर तरीके से कल का पेपर कंप्लीट करेंगे। और हमारे चैनल को, अगर आपका पेपर मैक्सिमम आ रहा है हमसे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से भर दीजिएगा। थैंक यू।